तो मैं घर्षित आंखें खोलेंगे। यस। ऐसे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? यस मैम। हम्म, इब्राहिम मस्लो का यस। उन्होंने 5 पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, मॉडल दिया था। हाँ जी। उसमें 5 भागों में डिवाइड किया था, जैसे हाई लेवल और लो लेवल में। तो हाई लेवल में 3 पार्ट रखे थे और लो लेवल में 2 पार्ट रखे थे। जी। लो लेवल में शारीरिक और फिर सुरक्षा के लिए था, 2 थे। जी। और हाई लेवल में जो प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है, और फिर जी। बाद में सम्मान की जरूरत होती है, फिर आत्म साक्षात्कार होता है। जी। 5। बहुत बढ़िया। सबको याद है ना ये चीजें? ओके। चलिए आज हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। हमारी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सेकंड आता है कार्ल रोजर्स का। हम स्क्रीन प्रेजेंट करें। मैम, हाँ जी। निखिल का और एक बार रिपीट करने के लिए बोलिए, मेरे को इंटरनेट नहीं था, अभी आ गया। हाँ, क्या चीज रिपीट करना है? लास्ट क्वेश्चन क्या पूछे थे आप, उसका आंसर दे दिया ना निखिल ने। हाँ जी। वो सुना ही नहीं आया मुझे, इसलिए इंटरनेट नहीं था इधर। आप कल क्लास में थे? नहीं, कल नहीं थी मैम। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कल हमने ठीक है। पढ़ा था ब्रह्म मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत, नीडो फरार के मॉडल। उसमें क्या होता है, हमारी नीड्स को 5 लेवल्स बताए हैं कि हमारी नीड्स जो होती है वो किस किस स्तर की होती है। उसमें 2 हमारे लो लेवल के होते हैं, 3 ऊपर के जो होते हैं हाई लेवल की नीड्स होती है। नीचे की जो होती है फिजिकल नीड होती है, हमारी सबसे बेसिक नीड। उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड आती है सेकंड नंबर की। थर्ड हमारी लव और बिलोंगिंगनेस। फोर्थ हमारी सेल्फ स्टीम और फिफ्थ हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको नहीं नहीं, ओके मैम, मैं देखती हूँ। ओके। तो ये हमारा जो कल हम पढ़ रहे थे उन्हीं का ही जो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिया है, उनमें 2 हमारे आते हैं, ब्रैम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। तो ब्रैम मैस्लो का हमने कल देख लिया था, कार्ल रोजर्स का आज हमारा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसके बारे में मैंने आपको वैसे थोड़ा सा बेसिक बताया था, याद है किसी को किस टॉपिक पे बात हुई थी? कार्ल रोजर्स ने किसके ऊपर जी। बोला है? जी मैम। जी। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, इन दोनों का सिद्धांत दिया था उन्होंने, कि इन दोनों में ज्यादा भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतलब अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए इनमें। जैसे रियल सेल्फ यानी खुद होते हैं हम, और आइडियल सेल्फ यानी हमें कुछ बनना होता है। तो हमें कुछ बनना होता है तो उसमें कुछ डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा उद्देश्य की जीआरएफ निकालना है, तो जीआरएफ निकालना है तो हमें पढ़ाई करना चाहिए, है ना, कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए उतनी ही। उस तब हमारा अंतर कम हो जाएगा, तो कम अंतर होना चाहिए। जी। तो हमारे जो कार्ल रोजर्स हैं, इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है, इन्होंने मेनली काम किया है हमारा सेल्फ के ऊपर। जो हमारे से पहले हमने ब्रह्म मैस्लो का पढ़ा था, उन्होंने भी यही बोला है कि हमें लास्ट स्टेज हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की अवस्था। तो जो कार्ल रोजर्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि हमारा जो व्यवहार होता है, जो हम कार्य करते हैं, उन सब का एक कुछ ना कुछ तो पर्पज होता होगा। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो मकसद होगा हमारा कि हमें जेआरएफ निकालना है। तो कार्ल रोजर्स जो बोलते हैं अपने सिद्धांत में, उन्होंने यही बोला है कि क्या होता है कि हर व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है, अपनी कुछ तो लक्ष्य होते हैं कि मुझे करना क्या है। उसी के आधार पे वो अपने व्यवहार को बना करता है। तो देखिए, जैसे इन्होंने अपनी इसमें इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो क्या होता है कि उसको क्या क्या चाहिए होता है। देखो, मैं इसमें आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे इन्होंने वास्तविकता लिखा है, खुलापन, आत्म प्रकटीकरण। तो इनका मतलब है कि हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए।
वातावरण अगर हमें खुला मिलता है, कोई एक अच्छा बच्चा है जो एकदम ऐसी फैमिली में रहता है कि वहाँ के पर्सन एकदम ओपन माइंडेड पर्सन है, वहाँ का वातावरण एकदम ओपन, आप जा सकते हो जिधर आपको जाना है, पढ़ाई कर सकते हो, और एक बच्चा एकदम अंदर अंदर रह रहा है, तो क्या उन दोनों की पर्सनैलिटी में फर्क नहीं होगा? तो इन्होंने कहा कि कुछ करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए चीजें हमें चाहिए होती है। उसके बाद उन्होंने कहा स्वीकृति, कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं उनको हम किस तरीके से निभा रहे हैं, क्या जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं? कुछ चीज हमें, अगर जैसे हमारे मम्मी पापा है, कुछ काम हम उनका, कुछ अच्छे काम हम अपने मन से करते हैं, बट कुछ काम हम कैसे करते हैं, उनके दबाव में आके, कि जब हम उनके कहने, उनका, उनसे अपनी कोई बात मनाने के लिए हम उनके सामने अच्छा व्यवहार करके दिखाते हैं। सहानुभूति, क्या होता है कि हमें क्या होता है कि हम बात बोल रहे हैं, क्या उसको कोई सुन भी रहा है? अगर हम बोल रहे हैं, अपनी बात बताए जा रहे हैं कुछ भी, और हमारे फैमिली में कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है कि हमारी बात को सुन रहा है, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रो कर पाएगी? तो कार्ल रोजर्स जो है, उन्होंने इन सब चीजों को बताया है। इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है हमारी एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया था, इसमें बताया था कि क्या होता है कि जैसे इन सब चीजों के बिना हमारे रिश्ते नहीं बन सकते ना, कि अगर हमारे अच्छे रिश्ते कैसे बनेंगे? हमारे मम्मी पापा हमारी बात सुनने वाले होने चाहिए, हम क्या कह रहे हैं उसको समझने वाले होना चाहिए, हमें फ्रीडम देने वाले होना चाहिए, तो तभी तो हमारे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे एक पेड़ हवा पानी के बिना ग्रो नहीं कर सकता, उसका विकास नहीं हो सकता, तो इन सब चीजों के बिना एक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब? किसी को कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। तो अब इन्होंने क्या किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने 3 चीज दिए हैं। 3, सेल्फ वर्थ, यानी कि इसको सेल्फ स्टीम बोला जाता है, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ। इन 3 कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया है, इनको आगे एक एक करके पढ़ते हैं। सेल्फ वर्थ का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्ममूल्य। आत्ममूल्य का मतलब होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है अपने बारे में। और बोला गया है कि ये जो चीजें बनती हैं, इनका विकास जो होता है वो हमारे बचपन से ही हो जाता है। अब बचपन से कैसे होता है? जब बच्चा अपने मम्मी पापा से बातचीत करने लगता है, अपनी फैमिली इन सबसे बातें करने लगता है, तब उसका ये सोच विचार बनती है अपने लिए। कोई बता सकता है, कोई उदाहरण देगी किस तरीके से? इसका मतलब समझ में आया किसी को? कोई भी? मतलब जो भी एक बच्चा होगा वो खुद क्या कर सकता है, वो आत्म खुद को पहचानना, और वो काम वो खुद ही, वो अपने बारे में जानना, वो क्या कर सकती है, क्या बन सकती है, क्या क्या स्टेप वो ले सकती है। जैसे कि कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए कि मैं हाँ ये कर सकती हूँ, ये मेरे में है, ये मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है, बट इसको आप ना छोटे से, अगर हम छोटे लेवल से माने, तो जैसे इन्होंने बताया कि जो आत्मसम्मान या इनकी भावनाएं कैसे होती है, जब हम, जैसे हमारे घर वाले हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है, कोई इसको बताता है कि कौन उसकी मम्मी पापा है, कौन क्या है, वो अपने परिवार में रहता है और बातचीत करता है, चीजों को समझता है। जैसे आप इसको नॉर्मल समझ सकते हैं, एक अच्छा टीचर, एक एजुकेटेड पर्सन है, बट वो कभी फील्ड में ही नहीं गया, कभी उसको क्लास लेने का मौका ही नहीं मिला, क्या वो अपने आप को जान पाएगा कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ? एक अच्छा टीचर कैसे समझेगा वो अपने आप को? जब वो कभी फील्ड में जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तभी तो वो अपने आप को जान पाएगा। क्या बिना फील्ड के, बिना मौका मिले कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। ये हमारा होता है फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सेल्फ इमेज, यानी स्व की छवि। अब इसमें क्या होता है कि हम अपने बारे में, अपने आप को कैसा देखते हैं, वो था कि हम कैसा सोचते हैं, ये था कि हम लोग क्या कैसा देखते हैं अपने आप को। और मतलब इसका इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजी ऐसा बोलती है कि ये सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है हमारा, कि हमारी शारीरिक हेल्थ को भी ये इफेक्ट करता है। ये एक फैक्टर होता है। जैसे आप इसको नॉर्मल समझिए कि आप अपने घर पर हैं और आपने कुछ भी पहना है या ड्रेस पहनी है, नॉर्मल ले लीजिए, और आपने अपने घर पर पूछा सबको कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आपको बोला गया बहुत अच्छी लग रही है, ये वो अच्छा बोला। बट आप जैसे ही बाहर जाते हैं
तो आपको उसका अपोजिट किसी ने बोल दिया कि नहीं क्या पहना ये तो अच्छा नहीं है, तो क्या होएगा कि हमारी सेल्फ इमेज थी वो तुरंत चेंज हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि ये चीजें दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है हमारी सेल्फ इमेज। और जो पर्सन ऐसे होते हैं कि जो अपने सेल्फ इमेज पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो उन लोगों को बाहर की चीजें बहुत कम इफेक्ट करती है। तो अगर जिन पर्सन का सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाकर खुद के कॉन्फिडेंस को, हर चीज को डाउन कर देते हैं। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिला है और आपने बहुत अच्छा किया, सबने अच्छा बोला, बट किसी एक पर्सन ने उसका नेगेटिव बोल दिया, तो आप 100 का जिसने सबने अच्छा बोला उसको भूल जाएंगे, बट आपको याद क्या रहेगा, जिस पर्सन ने नेगेटिव बोला है। ठीक है, ये हमारी सेल्फ इमेज होती है। यो इसके बाद आता है हमारा आदर्श, यानी कि हमारी आइडियल सेल्फ। अब आप इसको समझिए, आइडियल सेल्फ मैंने आपको बताया था कल भी कि आइडियल सेल्फ वो होता है जो हम बनना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन बोलता है कि आपको जैसा व्यक्तित्व अपना बनाना होता है, अगर आप ऐसे व्यक्तित्व के पर्सन के ऊपर ध्यान करते हैं तो आपका व्यक्तित्व ऐसा ही बन जाता है। तो ये बोला जाता है कि आपको जिस तरीके की अपनी पर्सनैलिटी बनानी होती है, आप इस तरीके का व्यवहार करेंगे, इस तरीके के पर्सन के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे, वो कैसा व्यवहार करता है, इन सब चीजों को अपने व्यवहार में लेके आएंगे। तो हमारे ये चीज हमारे ये कहलाती है हमारी आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ में क्या होता है कि आइडियल सेल्फ जो होती है ना, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे बचपन में एक छोटा बच्चा होता है, बचपन में बच्चे कार्टून देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, तो इन सब बच्चों को बोला जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो लोग क्या बताएंगे, उन्हीं सब चीजों को बताएंगे कि मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ, मैं स्पाइडरमैन बनना चाहता हूँ। क्या आप बड़े होने के बाद भी कोई ऐसा बोलता है? कि बड़े होने, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी आइडियल सेल्फ जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इन तीनों में समझ में आया सभी को? किसी को कुछ समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ लीजिए। मैम दूसरा वाला बताइए थोड़ा एक बार। ये होते हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं। अब हम अपने आप को कैसे देखेंगे या मैं आपको आगे भी बताऊंगी थोड़ा सा इसका। इसमें अपने आप को देखने का मतलब क्या है कि दो ही चीजें हो सकती है, तो हम अपने आप को अच्छा समझेंगे या फिर हम अपने आप को बुरा समझ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिन पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप पे कम विश्वास करते हैं। जैसे आपने कोई अच्छी ड्रेस पहनी, आपको 100% विश्वास है कि मेरे ऊपर ये अच्छी लग रही है, बट किसी दूसरे ने कुछ बोल दिया तो आपका व्यवहार तुरंत चेंज हो जाता है। तो सेल्फ इमेज जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, वो चीजें हमारे व्यवहार में दिखने लगती है। वो साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है पर्सन्स के अंदर। क्योंकि अगर हम किसी को कंटिन्यू नेगेटिव नेगेटिव बोले जा रहे हैं, आप इसको नॉर्मल ले लीजिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए इन सब चीजों पे कि कोई एक पर्सन है जिसका उसको बोला जाए बार बार, जैसे उसका थोड़ा बहुत मूड खराब है, बट वो घर से निकले तुरंत, जब उसको जब जो भी कोई मिले तुरंत इसको यही पूछा जाए कुछ हुआ है आपको, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपका मूड खराब है क्या। अगर यही बात 3-4 पर्सन बोल दे तो आप देख लेना लास्ट तक आते आते उस पर्सन का मूड ऑटोमेटिक खराब हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हम बाहर की उन पे ध्यान देते हैं तो उन सब की बोली गई बातें हमारे व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। ये होती है हमारी सेल्फ इमेज। ठीक है, आगे चले, समझ में जी आया? मैम, थैंक यू मैम। आवाज नहीं आएगी ना तो बता मैम दीजिएगा। ये जो आपने थर्ड वाला बताया, इसमें लास्ट की जो 2 लाइन है वो क्या बताती हैं? इसमें शायद ना थोड़ी सी ये मिस्टेक भी हो गई है इसमें, हिंदी में ना। इनका मतलब यही है कि जो हमारी, इसको मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी आइडियल सेल्फ होता है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। आप बचपन में एक छोटी बच्ची होती है, उसको बचपन से बोला जाता है कि आपको, बच्ची लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं बचपन से कि आपको ऐसे करना है, आपकी शादी होएगी, ये होएगी। तो अगर छोटी बच्ची को पूछा जाएगा आप क्या बनना चाहेंगे, तो बोलेगी मुझे दुल्हन बनना है। क्या बड़ी होकर कोई ऐसा बोलता है?
तो ये बोलते हैं कि सेल्फ इमेज जो होते हैं वो हमारी चेंज होती रहती है। बचपन में तो पता नहीं कौन कौन सी इमेज बना के रखते हैं हम लोग। बच्चा बोलता है मुझे स्पाइडरमैन बनना है, वो जो कुछ देखेगा उसको ही बोलेगा, क्या बड़े होके भी कोई ऐसा बोलता है? तो ये मैडम फर्स्ट वाला भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जी फर्स्ट वाला भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आत्म मूल्य वाला। यस, आत्ममूल्य का यहाँ पे मतलब होता है कि हम लोग अपने लिए कैसे सोच रखते हैं, कैसी विचार, हमारे भावना कैसी रहती है। तो ये सब चीजें हमारी सोच, हमारी विचार, कार्ल रोजर्स बोलते हैं कि ये सब चीजें ना हमारे बचपन से स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग अपने बारे में सिर्फ बड़े होके सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बचपन से सब चीजें सोचते हैं। और इन्होंने बोला है कि सोचना जो होता है वो ना कहाँ से कहाँ से शुरू होता है, हमारे जब हम लोग अपने मम्मी पापा इन सब के साथ बातचीत करना, इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब ये चीजें हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जी जी। अब आप इसको आगे देखिए। ये भी सेल्फ इमेज से जुड़ा हुआ ही है हमारा, बट मैंने इसको अलग से डाला था। देखिए इसमें क्या होता है कि सेल्फ थ्योरी में एक दो चीज और आती है, सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने आप को देखते हैं तो वही चीज है ये भी, कि अगर हम अपने आप को देखते हैं किस तरीके से देखेंगे, दो ही चीजें हो सकती है, या तो पॉजिटिव तरीके से देखेंगे या नेगेटिव तरीके से देखेंगे। इन्होंने व्यवहार में बताया कि क्या परिवर्तन आता है हमारा। अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप आशावादी टाइप पर्सन रहेंगे। अगर आप चीजों को नेगेटिव तरीके से देखेंगे कैसे हो जाएंगे आप, हर चीज में आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी, आप निराशावादी टाइप पर्सन बन जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो बताया वो यही बताया है कि सेल्फ इमेज का और अगर इन सब चीजों का हमारे व्यवहार पे क्या प्रभाव होता है, ये उसी का सेम था। अब आप इसको देखिए, मैं ये कल बताया था आपको मैंने। अब इसमें इन्होंने दो सेल्फ के बारे में बताया है, एक होती है हमारी आइडियल सेल्फ, एक होता है हमारा रियल सेल्फ। तो इन्होंने बताया है कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, अगर रियल सेल्फ यानी कि जो हम हैं, और आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ हमारे मैच नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक इंसान अभी कुछ है बट वो बनना कुछ और चाहता है। एक हम अभी हमें योग से नेट निकालना है और योग की पढ़ाई आप ना करके किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या आप पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें जो बनना है अगर हम उसी तरीके का व्यवहार करते हैं तो हम अपने आइडियल के जैसा बन सकते हैं। अगर आप इस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको कैसे होता है, मिसमैच एंजाइटी हो जाती है। देखिए अगर आप किसी को इंस्पेक्टर, आपको पता है कि मुझे पुलिस में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, और आपको पता है कि उसके लिए फिजिकल के लिए हमें रनिंग करना होता है, फिजिकली फिट रहना होता है, और आप क्या कर रहे हैं, सुबह को उठते ही नहीं है, डेली सोते रहते हैं और रोज सोचते हैं कि मैं कल करूंगा कल करूंगा, और कल कल करते करते पता चलता है कि आपको वो टाइम आ गया है। तो आपको पता चल जाता है ना कि मैंने जो चीजें चाहिए होती है वो मैंने नहीं किया, तो आपको क्या कैसी कंडीशन फील होगी? तब आपको एंजाइटी फील होगी कि ओ मैं भविष्य में क्या बनना चाह रहा था और मैं अपने भविष्य से बहुत दूर हूँ। आइडियल सेल्फ को आप मान लीजिए अपना भविष्य, रियल सेल्फ आपका प्रेजेंट। आप भविष्य में जो चाहते हो वो आपका आइडियल है। आपको फिर क्या होएगा, उस टाइम पे आपको भविष्य की चिंता हो जाएगी। इसी को बोला इन्होंने मिसमैच एंजाइटी। ठीक है, अब आगे आता है नीचे का। इन्होंने देखिए दोनों मैम इसके दोनों पहले वाला, एक बार इसके पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए। इसके पहले वाला क्या था? मैम फिर जो ये आपने तीन बताए थे, जो सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आइडियल सेल्फ, और ये फिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये किस चीज में? मैम जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि तीन आपने बताए थे, सेल्फ स्टीम, सेल्फ आत्मसम्मान, फिर जी हाँ जी, आंतरिक व्यक्तित्व की, और ये, और मैम जो आपने अभी बताया आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, तो इसमें थ्योरी कौन सी वाली है? मैं आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा रुकिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए सिर्फ समझाने के लिए। आगे इसकी स्लाइड में आपको इसके वो पता चलेगा मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ये सिर्फ आपको बेसिक है कि आपको किस तरीके की कंडीशन फील होती है अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो।
सेकंड नंबर पे देखिए दोनों जो गोले हैं हमारी ये कैसे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आपका रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ से मैच करता है, आप जो चाहते हैं बनना उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपकी कैसी होगी, आपके बीच का संबंध कैसा होगा, क्लोज मैच हार्मनी टाइप। आप चीजों को लेके क्या रहेंगे, आपको एंजाइटी फील नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं कि मैं जिस चीज को पाना चाह रहा हूँ मैं उसके लिए लगा हूँ। अब आप इसको देखिए, हाँ इस डायग्राम को देखिए, किसी को कुछ समझ में आ रहा है इसमें देख के? ये वाला पिक्चर देखिए एक बार, इसका मतलब क्या है? मैम इसका मतलब तो यही है कि जो उसका गैप क्लोज हो रखा तो वो उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी है, और जिसमें गैप ज्यादा दे रखा तो उसकी पुअर, मतलब वो आत्मनिर्भर से भरा हुआ नहीं, थोड़ा डाउन फील कर रहा है। वही चीज है। तो इसमें भी इन्होंने तीनों पिक्चर्स में ये दिखाया है कि ये पर्सन देखिए अभी रियल में तो बहुत मोटा है, बट इमेजिनेशन ऐसी करता रहता है। शेप जो है वो ऐसा है, बट वो इमेजिन उसको अगर हम ऐसा करें, ये सब चीजें इन्होंने दिखाया है। अभी देखिए आप लास्ट, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारी इस थ्योरी का वो ये होता है। मैंने इसको आपको कल भी बताया था। एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं एक बार पहले उसको जानती हूँ, क्या बोल रहे थे आप? हेलो। हाँ मैम, मेरा ये सवाल था, जो आपने स्टार्टिंग में तीन चीजें बताई थी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडियल सेल्फ, फिर आपने ये बताई आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, तो उसमें मैम मेन थ्योरी कौन सी है? मेन थ्योरी जो है ना, इसमें तीनों को ही लेके इन्होंने माना है कि जब हमारी तीनों चीज मैच कर देती है तब जाके हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आ जाती है। ठीक है। तीनों चीज क्रॉस में होती है। इसके आगे मैंने नहीं डाला है इसमें। ये इसका क्या था लास्ट। तो अब इसमें देखिए आप लोग, जिसमें लिखा भी है कि जो हमारी सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, इनके बीच का जो ये ओवरलैप कर रहा है ये बहुत कम है। तो क्या होएगा, जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है वो क्या होती है, आपको थोड़ा पाने में उसको डिफिकल्टी होगी। बट ये इसका अपोजिट है कि अगर आपकी सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज, आइडियल सेल्फ जो होती है, अगर वो उनके बीच में वो ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज को पाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। मेन जो थ्योरी आती है वो इन दोनों से भी आती है। मेन जो आता है लास्ट की स्टेज, कि जब वो तीनों चीजें ओवरलैप करती हैं, हमारी क्या था वो, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज, उन तीनों को। मैम हेलो मैम, जो ये तीन कंसेप्ट दिए गए थे, और जो अभी ये जो आपने बोला कि सेल्फ, ये जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, ये दो अलग से दिख रहे हैं, तो जो तीन कंसेप्ट दिए उसमें जो लास्ट है आइडियल सेल्फ, हाँ जी। तो जो दो सामने वाले जो दिए थे आत्ममूल्य और स्वयं की छवि, तो ये जो सेल्फ, ये दोनों इसमें आएगा क्या मैम, रियल सेल्फ में दोनों चीजें? ये दोनों चीजें उसमें आ जाती हैं। ओके मैम, ओके, यानी वो दोनों पकड़ के, ये एक और ये एक आइडियल सेल्फ। और ऐसे क्वेश्चन आएगा मैम कि जो कार्ल्स रोजर है, इन्होंने कितने प्रकार की मतलब थियरी दी है, तो उसमें कितने टाइप्स बताए गए, कंसेप्ट कितने दिए गए हैं? इन सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है अभी तक, तो देखिए अभी तक इतना ही पूछा गया है इन सब थ्योरी से ना, कि कौन सी थ्योरी किस पर्सन ने दी है। ज्यादा इनका डीप तक अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, अगर मैं भी पूछ लेते हैं तो पूछ लेते हैं कि आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इस तरीके से। अभी तक इन सब चीजों से ना ज्यादा क्वेश्चन इन थ्योरी से ज्यादा पूछा नहीं गया है। बस इतना ही पूछा गया कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो आप लोग उसको भी याद रखेंगे कि जोन जोन सी थ्योरी जिसने दी है, और जोन से स्कूल्स के नाम मैंने आपको बताए थे वो भी याद रखिएगा।
मैम इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे इतनी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी। इस बार का क्वेश्चन जो थे वो हाँ सिगमंड फ्राइड किस उससे था। डीप से थे, डीप में से दिए थे नोट। और मुझे याद नहीं आया इस बार का, मैं इसको फिर से देखूंगी। वो याद नहीं आ रहा अभी, मैंने भी एग्जाम दिया था बट मुझे याद नहीं है और कौन सा क्वेश्चन था उसका। हाँ टफ थे मैम, और डिजीज भी बहुत अजीब अजीब थी इस बार। एक मिनट। एक मिनट वेट करिए आप लोग। हाँ जी, तो ये जो हमारी आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है पर्सनैलिटी का, हमें पर्सनैलिटी में तीन ही चीजें पढ़नी थी, सिगमंड फ्राइड का और ये कार्ल रोजर्स का, अब्राहम मैस्लो का। तो पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक था हमारा वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, बिहेवियरिज्म में किस किस ने थ्योरी दी है पता है किसी को, याद है? जब मैंने बिहेवियरिज्म स्कूल्स में पढ़ाया था उसमें लिखा भी था। स्किनर एंड पाब्लो। पैब्लो का और किसका? स्किनर। स्किनर। जॉन बी वॉटसन भी थे मैम। जॉन बी वॉटसन का भी है। अच्छा, इस बार इसमें कुछ पूछना है किसी को? मैम मैम इन्होंने थ्योरी कब दी मैम, ईस्वी सन? कौन किसकी? ये कार्ल रोजर्स। 1902। 1902। 1959 कम से 1959 ऐसे था। ईयर पूछ रहे हो क्या आप इसका? जी मैम। एक मिनट, मैं आपको देख के बता दूंगी। कार्ल रोजर्स का आता है 1987, 1902 से 1987। वो तो मैस्लोस का था। नहीं, कार्ल रोजर्स का है ये देखिए। हम इसमें 1959 फिर किसका आ गई? मैं हाँ जी 1902 1917 ठीक ठीक ठीक। 1959 में दिया हुआ है। हाँ ना मैम, 1959 में रोजर्स का दिया हुआ है, और जो अब्राहम मास्लो है वो 1902 और 1987। बट इसमें बुक्स का ना शायद हो सकता है सबका अलग हो। इसमें बुक्स में ये जो है ये नेट का है, बट बुक्स में इसमें लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। कार्ल रोजर्स का है 1902 से 1987 का, और अब्राहम मैस्लो का है 1908 से 1970। बाकी ईयर का मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ईयर का पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको ईयर बोला भी नहीं है किसी में याद करने के लिए। क्योंकि ईयर का क्या होता है, इन सबका कुछ ना कुछ आगे पीछे किसी बुक्स का या किसी इन सब चीजों की उससे आगे पीछे रहता है। तो यूजीसी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जिसमें कोई भी मत दे दो। हम ये तो मेरे को वो लग रही है कि डेट ऑफ बर्थ 1902 में जन्म हुआ 1987 तक रहा, लेकिन जो थ्योरी उसने दी थी वो 1959 तक दी थी, और जो आपने बताया मैस्लोस वाला वो शायद 1906 डेट ऑफ बर्थ ही लग रही है मेरे को। 1959 में और भी थ्योरी की होंगी इसने, बट इसमें से एक ही है शायद। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, एक तो इतना सा वो हो रहा है। हाँ सो इसमें लिखा है कार्ल रोजर्स 1902 1987 से एक व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब ये देखिए डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं लग रही है,
इसमें तो लिखा होता है कार्ल रोजर्स का जन्म, ऐसे तो नहीं लिखा है। एक काम करेंगे, मैं फिर से इसको एक बार चेक कर लूंगी, आपको तब बता दूंगी अच्छे से, ओके मैम। क्योंकि ऐसे तो नहीं लिखा होता है इसमें, बुक्स में तो ऑब्वियसली गलत नहीं लिखा होगा। नेस्लो का एक बार देखूं, चेक करके मैं फिर से बता दूंगी। नेक्स्ट थ्योरी होने वाली है मैम, कोई दूसरी? नहीं, इसके बाद आपको कल पढ़ना है बिहेवियरिज्म का, उसको आप थोड़ा सा देख के आइएगा। जो थ्योरीज हैं उसको वो कुछ स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। याद होगा किसी को बीएफ स्किनर का, वुडसन का, किसने किस किस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। आप लोग ना उसको थोड़ा थोड़ा एक बार देख के आइएगा, यूट्यूब से देख लीजिएगा, स्टोरी टाइप आती है वो सुन लीजिएगा, तो चीजें ना थोड़ा जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। याद है वैसे किसी को वुडसन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? चिंपैंजी, व्यवहारवाद, चिंपैंजी। बंदे एक के तो ऊपर। वो बिल्ली का था मैम। ओके। बिल्ली का किसकी है? अब वो स्किनर का है क्या? मुझे नहीं, ये स्किनर का नहीं है बिल्ली का, अल्बर्ट थोर्नडाइक का। बंडूरा शायद होगा। हाँ, अल्बर्ट बंडोरा है, मुझे भी लगता है। तो आप लोग ना इनको एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब से देख लीजिएगा, चाहे कौन कौन सा वो किसने दिया है, वुडसन का, स्किनर का और पेवलोव, उनका ही, उनका बीएफ स्किनर, वुडसन, इनका ही देख के आइएगा, ठीक है। वाटसन, स्किनर और मैम क्या बोले मैम? वुडसन का, बीएफ स्किनर का, और एक और क्या नाम बोल रही थी मैं? पेवलव का। पेवलोव। पेवलव बोला मैडम आपको। इनकी थ्योरीज है आपकी, उसको देख के आइएगा। और बिहेवियरिज्म शायद कल ही, छोटी छोटी है ये, इसको कल ही हो जाएगा पूरा, इतना बड़ा नहीं है इसका, पर्सनैलिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक था, ठीक है। चलिए, शांति पाठ करें, बाकी किसी को कुछ बोलना हो या पूछना हो। मैम, ये जो अभी हमने कार्ल रोजर का सिद्धांत पढ़ा है, इसको अगर हम एक दो लाइन में डिस्क्राइब करें कि इनका क्या सिद्धांत है, जैसे ये तो डिटेल्स है कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन अगर हम एक लाइन पे एक डेफिनेशन के तौर पे देखें तो वो क्या होगा? 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ये तो डिटेल हमने समझ लिया कि ये जो हमारा सेल्फ इमेजिन होता है, जो सेल्फ आइडियल सेल्फ होता है, उसको पहुंचने में ये डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम इनका एक डेफिनेशन के तौर पे देखें, जो इनका ये सिद्धांत है, एक पैराग्राफ या एक स्टेटमेंट, तो वो क्या होगा? कार्ल रोजर। कोई बताना चाहेगा आंसर? हेलो मैम, क्वेश्चन क्या था मैम? नेटवर्क इशू हो गया। क्वेश्चन समझ नहीं आया? हाँ मैम, थोड़ी आवाज ऊपर नीचे मिस कर गया। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आप अपना क्वेश्चन क्या था आपका? मैम, हाँ जी। इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया है ना, व्यक्तित्व के बारे में। हाँ जी। तो वही आएगा ना मैम कि व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है इन्होंने। तीन कंसेप्ट दिए व्यक्तित्व के।
हाँ जी, मैं बता देती हूँ आपको। आप क्या बोल रहे थे कि इसको एक छोटे उसमें कैसे समझा जा सकता है। देखिए, कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है, ये इन्होंने जैसे हमारा एब्राहम मैस्लो का पढ़ते थे, तो उन्होंने हायरार्की मॉडल दिया है, नीड की स्ट्रो दी है हमारी। तो इन्होंने सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा अपने बारे में क्या है। इन्होंने मेन बोला है अपने सेल्फ पे वर्क करने के लिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उस पे इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने सेल्फ को आइडियल सेल्फ के साथ रिलेट करके बताया कि एक बंदे की पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करती है। कि अगर मैं इसको जैसे उन्होंने बोला कि हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं, अगर हमारे बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है। कोई एक पर्सन है जो मॉडल बनना चाहता है बट उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की नहीं है, तो क्या वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएगा? क्या उसका कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा? इन सब चीजों में कमी रह जाती है। तो उसी को इन्होंने बताया है कि ये चीजें जो होती है ये हमारे व्यक्तित्व को बनने नहीं देती है। हमें जो स्टेज चाहिए होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अपोजिट होता है कि अगर आपका आइडियल और आप बहुत मैच करते हैं तो आप हर फील्ड में आगे रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप चीजों को अचीव करेंगे और आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेन उनका फोकस, ये मेन उनका कॉन्सेप्ट है कार्ल रोजर्स का। मैम एक लाइन में स्वयं का इम्प्रूवमेंट ऐसे बोल सकते क्या? हाँ, यही बोला था जो आप ये लास्ट वाली स्टेज में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला बोला गया है, ये सब दोनों कॉन्सेप्ट उन्हीं के ही है। ठीक है, शांति पाठ करें। हेलो, ओके, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, मन शांत। ओम विश्वानि देव शवितर्धुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्मेयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों में घर्षण कर